नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग दलों के सांसदों ने कई मंत्रालयों से जुड़े अहम विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है मौजूदा पत्तनों और टर्मिनल अवसंरचना को मजबूत करने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि भारत को विश्व की फैक्ट्री बनाने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को देश के अपर्याप्त पत्तन अवसंरचना के कारण बड़े कंटेनर पोतों को आकर्षित करने में असमर्थता के चलते पीछे रह सकता है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अति विशाल पोतों को संभालने के लिए मौजूदा पत्तनों और टर्मिनल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जा रहे हैं? देश में पोत कंटेनर निर्माण और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब दिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अधिकांश महापत्तनों में कम से कम 14 मीटर का ड्राफ्ट है, जिसमें ये बड़े कंटेनर जलयानों को हैंडल कर सकते हैं। महापत्तनों का अवसंरचना विकास और क्षमता संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें नए बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा बर्थों और टर्मिनलों का यांत्रिकीकरण, ज्यादा बड़े जलयानों को आकर्षित करने के लिए ड्राफ्ट बढ़ाने के लिए कैपिटल ब्रिजिंग, सड़क, रेल और जलमार्ग संपर्कता का विकास शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वधावन पत्तन का देश में मेगा कंटेनर पत्तन के रूप में विकास किए जाने के लिए अनुमोदन किया गया है, जिससे नई जनरेशन के बड़े आकार के कंटेनर जलयानों की हैंडलिंग की आवश्यकताएं पूरी होंगी। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत में प्रमुख घरेलू कंटेनर प्रचालकों में से एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विदेशी स्रोतों से कंटेनर खरीदना बंद कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में इसने भारतीय विनिर्माताओं को कुल 21,120 कंटेनरों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 7 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 16,613 कंटेनरों की आपूर्ति कर दी गई है, जिससे देश में घरेलू शिपिंग कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा मिला है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ देने के लिए किसी प्रशिक्षण या जागरूकता अभियान की योजना बनाई है? अगर हाँ, तो अब तक कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया है? क्या सरकार ने कार्बन क्रेडिट को कृषि क्षेत्र के लिए अधिक सुलभ और लाभदायक बनाने के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या तकनीकी समाधान विकसित किया है? क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कोई मूल्य निर्धारण नीति बनाने की योजना बनाई है? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट का मामला कृषि और किसान कल्याण विभाग देख रहा है। जैसा कृषि और किसान कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ना तो किसी प्रशिक्षण या जागरूकता अभियान की कोई आयोजना की है और न ही किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या तकनीकी समाधान का विकास किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट के लिए किसी कीमत निर्धारण नीति की कोई योजना नहीं बनाई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बीपीएल के लिए स्वास्थ्य बीमा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद गोला बाबूराय और बीडा मस्तान राव यादव ने। इन सांसदों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार इस तथ्य के मद्देनजर कि देश की लगभग 28% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल श्रेणी के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए किसी नीतिगत उपाय पर विचार कर रही है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो इसके कारण क्या है? क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है और इसके बारे में गलत धारणाओं का प्रतिकार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपना सकें? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा और कारण भी उन्होंने जानने चाहिए हैं। इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। उन्होंने बताया कि एबी पीएमजेएवाई यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40% हिस्से में शामिल 12 करोड़ 37 लाख परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना का विस्तार करके 4.5 करोड़ परिवारों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को एबीपीएमजेएवाई के तहत
व्यय वंदना कार्ड के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी होने के बावजूद कवर दिया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं भी बताई गई हैं। 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। इसमें पात्रता आधारित बिना नामांकन के पहले दिन से सभी पात्र परिवारों को कवर किया जाता है। इसका लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। इसमें परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। इसे 3 स्तरीय मॉडल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां और जिला कार्यान्वयन इकाई के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये समय समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत साझाकरण के साथ सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के पास इसके परिचालन मॉडल में लचीलापन यानी बीमा ट्रस्ट या मिश्रित मोड है। ABPMJAY के तहत समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, नए लाभार्थियों को शामिल करना और अन्य सुधार जैसे सुधार नियमित अद्यतन किए जाते हैं। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि बीमाकर्ताओं को पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करना अनिवार्य है, जिसमें अन्य बातों के अलावा बीमा जागरूकता पैदा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना शामिल होगा, ताकि संभावित ग्राहकों और पॉलिसी धारकों को बीमा उत्पादों, लाभों और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जा सके। बीमाकर्ताओं को सालाना पॉलिसी की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उत्पादों के कवरेज, विशेषताओं, लाभों के बारे में संभावित ग्राहकों, पॉलिसी धारकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए बीमाकर्ताओं को कुछ उपाय अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें राइडर्स या एड ऑन सहित प्रत्येक खुदरा उत्पाद के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करना, उत्पाद के सभी लाभों, विशेषताओं, नियमों और शर्तों को समझना और अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्रोस्पेक्ट्स उपलब्ध कराना। ये सुनिश्चित करने के लिए उचित ढांचा तैयार करना कि बेचे जा रहे उत्पादों की विशेषताओं, लाभों के साथ नियम और शर्तों को सही ढंग से और पूरी तरह से दर्शाया गया है और ये कि उत्पादों को संभावित ग्राहकों या पॉलिसी धारकों के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुपरिभाषित सेवा मापदंड, टर्न अराउंड समय, शिकायतों की शीघ्र समाधान के लिए प्रक्रिया, गलत बिक्री और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठाना, पॉलिसी धारकों को कवर किए गए लाभों, पॉलिसी की शर्तों और नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलिसी धारकों को संक्षिप्त और अद्यतन ग्राहक सूचना पत्र जारी करना। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नए आपराधिक कानून के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा कि फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया के लिए नए आपराधिक कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित करने के क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि भारत के विधि आयोग ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट में आपराधिक कानूनों में खंड विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश की थी। बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिवत समिति, माधव मेनन समिति जैसी समितियों ने भी आपराधिक कानूनों में खंड विशिष्ट संशोधनों और आपराधिक न्याय प्रणाली में सामान्य सुधारों के लिए सिफारिशें की थी। गृह मंत्रालय की विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं, 128वीं और 146वीं रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में एक एक करके संशोधन करने के बजाय संसद में एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करके देश के आपराधिक न्याय प्रणाली की गहन समीक्षा करने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने सभी को सुलभ और कम खर्च पर न्याय प्रदान करने और नागरिक केंद्रित विधिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से आपराधिक कानूनों यानी भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की गहन समीक्षा की थी। इन तीनों अधिनियमों का निरसन करके उन्हें 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि त्वरित और निष्पक्ष निपटान नए कानून मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच जो कि 14 दिन में पूरी की जानी चाहिए, बाद की जांच जो कि 90 दिन में पूरी की जानी है, पीड़ित और दोषी को दस्तावेज उपलब्ध कराना, 14 दिन के भीतर विवरण के साथ किसी भी मामले की प्रतिबद्धता 90 दिन के भीतर, डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना 60 दिन के भीतर, आरोप तय करना 60 दिनों के भीतर, निर्णय देना 45 दिन के भीतर और दया याचिका दायर करना राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिनों में, जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित करके निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान किया है। त्वरित जांच नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।
सीमित स्थगन मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम 2 स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित होता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बिजुली कलिता मेधी ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा है कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। क्या सहकारी समितियों के डिजिटल रूपांतरण और आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए कोई नई योजनाएं या नीतियां शुरू करने की कोई योजना है। इस सवाल का जवाब दिया सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को सशक्त करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से अनेक पहले की हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों सहित सहकारी परितंत्र में डिजिटल रूपांतरण और आधुनिकीकरण में अनुसमर्थ में नई योजनाओं पहलों की शुरुआत की है, जिनका ब्यौरा दिया गया है। पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना। भारत सरकार ने कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ लिंक करना है। ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाता है। इसके अलावा पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है, जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होता है। लेन देन लागत घटती है, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण। दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने के लिए सरकार ने 13 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की 1851 इकाइयों की कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की है। नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। ई सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र के रूप में पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, अद्यतन स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और IRCTC, बस, हवाई टिकट जैसी 300 से भी ज्यादा ई सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक कार्यालय ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। मंत्रालय की पहल पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का एक पोर्टल यानी crcs.gov.in विकसित किया गया है, जिसे 6 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस पहल का लक्ष्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम नियमों के अधीन प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करके CRCS कार्यालय को डिजिटलीकृत और कागज रहित बनाना, बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को सरल करना और CRCS कार्यालय के कार्यकरण में पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि करना है। CRCS कार्यालय की सभी कार्य प्रक्रियाएं, इसमें अन्य बातों के साथ ही पंजीकरण, उपविधियों का संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करना, शाखा खोलना, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति करना, सहकारी शिक्षा निधि और सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि में ऑनलाइन भुगतान करना शामिल है। इन्हें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण। केंद्रीय सरकार ने 6 अक्टूबर 2023 को 2023-2024 से लेकर 3 वर्षों के लिए 94 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को अनुमोदित किया है। ये मंत्रालय की IT इंटरवेंशन द्वारा सहकारी समितियों का सशक्तिकरण अम्ब्रेला परियोजना का एक हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सहकारी समितियों के लिए सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के साथ पारदर्शी और कागज रहित लेन देन के लिए एक डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है। इस परियोजना के अधीन विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अनुरूप होगा। नाबार्ड ने अपनी विकासात्मक भूमिका के हिस्से के रूप में वर्ष 2011 में ग्रामीण सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ऑनबोर्ड होने में सहायता प्रदान की थी। नाबार्ड द्वारा सुकर किए गए 2 CBS क्लाउड की सेवाओं का उपयोग 211 ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में नाबार्ड इन बैंकों को अपनी CBS प्रणालियों को अद्यतित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारत में शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें IT लागतों को उल्लेखनीय रूप से घटाने के लिए एक सशक्त और विश्वसनीय IT अवसंरचना प्रदान करके भारतीय शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर को डिजिटली रूपांतरित करके देश के वित्तीय सिस्टम को एक प्रमुख शक्ति बनाना है।
सहकारिता में सहकार को प्रोत्साहित करने के लिए 21 मई 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिले में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के घटकों में से घटक डेयरी सहकारी समितियों को डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम का वितरण करना और सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करना है। इस पायलट अवधि की सीख के आधार पर 15 जनवरी 2024 को गुजरात के एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई। सहकारिता में सहकार अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए 19 सितंबर 2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया का विमोचन किया गया है। 28 फरवरी 2025 तक 9,915 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्थानांतरण रिपोर्ट से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से पूछा कि हस्तांतरण रिपोर्ट 2015-16 के मुख्य निष्कर्षों, विशेषकर देश में स्थानीय लोकतंत्र और हस्तांतरण की स्थिति का ब्यौरा क्या है और निष्कर्षों ने नीतिगत निर्णयों को किस हद तक प्रभावित किया है। सरकार का अगली हस्तांतरण रिपोर्ट कब तक जारी करने का विचार है और उसकी तैयारी में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। सरकार ने हस्तांतरण की प्रभावकारिता और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए 2015-16 से अब तक किए गए अध्ययनों या मूल्यांकनों का ब्यौरा क्या है। सरकार ने शासन और लोक सेवाओं की बेहतर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए देश, विशेषकर बिहार में स्थानीय सरकारों के कार्यकरण और स्वायत्तता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया पंचायती राज में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। उन्होंने बताया कि अंतरण रिपोर्ट 2015-16 को 26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया था। इसमें संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के जिलों में 1 जिला पंचायत, 1 ब्लॉक पंचायत और 1 ग्राम पंचायत और 5वें अनुसूची क्षेत्रों से प्रत्येक में 2 ग्राम पंचायतों को सैंपल में शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में संचयी सूचकांक को 2 पद्धतियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया था। डेल्फी तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किए गए वैचारिक मॉडल पर आधारित संशोधित पद्धति। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के 2 भिन्न पक्षों के आधार पर संशोधित पद्धति वाले आकलित अंतरण का इस्तेमाल करते हुए संचयी सूचकांक, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों के अंतरण, अधिकारियों के स्थानांतरण, वित्त अंतरण और स्वायत्तता के प्रयोग को शामिल करते हुए विकेंद्रीकरण के परिचालन मुद्दे से जुड़े पहलुओं पर हुई प्रगति, क्षमता निर्माण, संवैधानिक तंत्र के क्रियाशील बनाने और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के लिए प्रणाली बनाने को शामिल करते हुए हस्तांतरण के लिए सहायक प्रणाली विकसित करने में उपलब्धि, नीतिगत अंतरण सूचकांक, प्रचलन संबंधी अंतरण सूचकांक और प्रचलन की तुलना में समायोजित नीतिगत अंतरण सूचकांक तैयार करने के आधार पर सामान्य पद्धति। इस सामान्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए संचयी सूचकांक में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के 4 भिन्न पहलुओं पर राज्यों के निर्देशक रैंकिंग देने की कोशिश की गई। कार्यों का अंतरण, कर्मियों का स्थानांतरण, PRI को वित्त का अंतरण, अवसंरचना, शासन और पारदर्शिता की प्रणाली को स्थापित करने में राज्यों की तुलनात्मक उपलब्धि। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनसे अनुरोध किया था कि वो अपनी पंचायतों के कार्य निष्पादन और विकेंद्रीकरण के स्तर पर मूल्यांकन करें और भविष्य के लिए राज्य की नीतियों और प्राथमिकताओं के संगत एक रोड मैप तैयार करें। संचयी अंतरण सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले स्थान पर और कुल मिलाकर 6ठे स्थान पर रहा। इसके अलावा वृद्धि मूलक अंतरण सूचकांक में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा, इसके बाद सिक्किम दूसरे स्थान पर, ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। गुजरात और मध्य प्रदेश 5वें अनुसूची क्षेत्र के राज्यों में पहले स्थान पर रहे। अंतरण रिपोर्ट 2015-16 को जारी करने के बाद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नाम के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है जो कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को चिन्हित किए गए 6 आयामों यानी रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उन्हें समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। अगले मूल्यांकन के विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों जो राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243(6) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने के लिए और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो पंचायतों को सौंपी जा सके जिनमें संशोधन की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए किसी भी राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए कानून द्वारा प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए
11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता संबंधी राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होते हैं, इनकी सीमा पर निर्भर करता है। हालांकि पंचायती राज मंत्रालय समय समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों, सामान्य समीक्षा मिशनों के माध्यम से पंचायतों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। ये मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण करता है। मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि वो ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन कर सके। पंचायती राज मंत्रालय सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी प्रदान करता है। पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो टैगिंग और पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिनेश भाई मकवाणा ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या इस कार्यक्रम के दौरान कारीगरों और हस्तशिल्प कामगारों के लाभार्थ कोई नई नीतियां या योजनाएं शुरू की गई हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों में कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए इन आयोजनों से किस प्रकार मदद मिलेगी? क्या वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों के लिए कोई प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता वाले कार्यक्रम विद्यमान है? अगर हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान कोई नई नीतियां या योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। भारत सरकार वस्त्र उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं पहले जैसे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन कार्यान्वित कर रही है। साथ ही विकास आयुक्त कार्यालय भी देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए 2 योजनाएं, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना कार्यान्वित करता है। दोनों योजनाओं में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम जैसे गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम, वृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम और डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला शामिल हैं, जो हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास के सृजन में सहायक हैं। भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नए व्यापारों सहित वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं पहले कार्यान्वित कर रही है। मुख्य योजनाओं पहलों में शामिल है प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क, जो एक आधुनिक व्यापक स्तर पर विश्व स्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम के सृजन की ओर लक्ष्यांकित है, जिससे निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, जो मानव निर्मित रेशों और परिधानों और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करती है, ताकि बड़े पैमाने पर विनिर्माण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन अनुसंधान, नवोन्मेष और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर फोकस करती है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार 3 प्रमुख योजनाओं फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया, सीड फंड स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स कार्यान्वित कर रही है, ताकि भिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में समर्थन प्रदान किया जा सके। एफएफएस की स्थापना 2016 में उद्यम पूंजी को उत्प्रेरित करने के लिए की गई थी और इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष को पूंजी प्रदान करता है और बदले में वो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। एफएफएस के तहत समर्थित AIF को स्टार्टअप्स में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम 2 गुना निवेश करना आवश्यक है। SISFS इंक्यूबेटर के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। SISFS को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था। CGSS को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को कोलैटरल मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। CGSS का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो 1 अप्रैल 2023 से कार्य कर रही है।